इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर वोटों की गिनती इस समय चल रही है। 7 सीटें बीजेपी की तय मानी जा रही हैं, तो वहीं 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन 10वीं सीट पर कांटे की टक्कर है। 10वीं सीट पर बीजेपी के संजय सेठ और समाजवादी पार्टी के आलोक रंजन के बीच मुकाबला है। मतगणना देर रात तक चल सकती है। 10वीं सीट पर दूसरी वरीयता के मतों से हार जीत तय होगी। 10वीं सीट पर पहले वरीयता के मतों में किसी को भी बहुमत की संभावना नहीं है। हाँ, दूसरी वरीयता के वोटों से बीजेपी के संजय सेठ बंपर वोटों से जीत सकते हैं। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और उसके बाद ही 10वें कैंडिडेट की जो जीत की संभावना है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ज्यादा अपडेट लिए हुए मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बताइए विशाल, 10वें कैंडिडेट को लेकर ही सस्पेंस है, क्या खबर आप दे रहे हैं हमें? देखिए शोभना जी, जो 10वां कैंडिडेट या कहें बीजेपी के जो 8वें कैंडिडेट है संजय सेठ, उनकी जीत बिल्कुल तय मानी जा रही है। लेकिन जो प्रथम वरीयता के वोट हैं उसमें ना तो संजय सेठ को और ना ही सपा के आलोक रंजन को बहुमत मिलेगा, क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग 29 वोट प्रथम वरीयता के संजय सेठ को मिलने वाले हैं और 22 से 23 वोट प्रथम वरीयता के समाजवादी पार्टी के आलोक रंजन को मिलेंगे। लेकिन जब दूसरे वरीयता के मतों की गिनती शुरू होगी तो उसमें लगभग 14 वोट और संजय सेठ के साथ जुड़ जाएंगे, यानी आंकड़ा लगभग 43 वोटों तक पहुंच जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया में रात 9 साढ़े 9 बजे तक ये काउंटिंग पूरी हो सकती है। और ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने जो क्रॉस वोट किया है उससे संजय सेठ का पलड़ा पूरी तरह से भारी हो गया। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के एक विधायक का वोट इनवैलिड भी हुआ है, जो कि बरेली से आते हैं। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के एक और जो विधायिका हैं महाराजी प्रजापति, उन्होंने वोट नहीं डाला है। यानी कुल मिलाकर जो पूरा अंकगणित है वो संजय सेठ के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपना 8वां प्रत्याशी आसानी से जीत लेगी। और इसके साथ ही साथ लेकिन ये काउंटिंग दूसरे वरीयता के मतों के साथ ही पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल इस पूरे अपडेट के लिए। नजर बना के रखिए, जैसे ही नतीजे आएंगे सबसे पहले हम जी न्यूज के दर्शकों तक उन नतीजों को पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को झटका देते हुए उसके 7 विधायकों को तोड़ लिया और उन सभी ने बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में वोट दिया। ये सभी विधायक बीजेपी विधायकों के साथ ही वोटिंग के लिए गए। मीडिया के सामने समाजवादी पार्टी के बागी विधायक खुलकर सामने आए और विक्ट्री साइन भी दिखाया। समाजवादी पार्टी के जितने भी बागी विधायक हैं वो आपके सामने आप देखिए। समाजवादी पार्टी के जिन विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया उनमें शामिल हैं रायबरेली की ऊंचाहार सीट से मनोज पांडे, अयोध्या की गोसाईगंज सीट से अभय सिंह, अमेठी की गौरीगंज सीट से राकेश सिंह, कौशाम्बी की चायल सीट से पूजा पाल, जालौन की कालपी सीट से विनोद चतुर्वेदी, अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट से राकेश पांडे, बदायूं की बिसौली सीट से विधायक आशुतोष मौर्य। आज योगी जी को धन्यवाद देने का दिन है मेरे तरफ से और मेरे समाज की तरफ से। आज जो मैंने मत दिया है अपने तरफ से, अपने समाज की तरफ से उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है। इन 7 विधायकों के अलावा अमेठी से विधायक और गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति गैर हाजिर रही और उन्होंने किसी को भी वोट नहीं दिया और एक तरह से उन्होंने बीजेपी का समर्थन ही किया। समाजवादी पार्टी में बीजेपी ने सेंधमारी कर दी है। इसका अंदाजा तभी हो गया था जब समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जो विधानसभा सचिवालय में हुई। इसके बाद सभी विधायक एक साथ ही वोट देने के लिए निकले। वोट देने से पहले विधायकों ने कहा कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट कर रहे हैं। किसी से कोई नाराजगी नहीं है, अंतरात्मा की आवाज पर वोट देना है। वहीं अयोध्या की गोसाईगंज सीट से अभय सिंह ने कहा कि वो श्री राम के कुल के वंशज हैं। भगवान राम हमारे आराध्य हैं और हम तो उसी कुल खानदान के हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने से पहले ही समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दे दिया। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। इसके बाद अखिलेश यादव के आदेश पर उनके दफ्तर के बाहर लगे नेम प्लेट को हटा दिया गया। मनोज पांडे के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। प्रतापगढ़ में कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को रिझाने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही जुटे थे, लेकिन अंत में राजा भैया ने भी एनडीए के उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में ही वोट डाला। और राजा भैया ने भी कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया। सब लोग ये कह रहे हैं अंतरात्मा की आवाज पे वोटिंग की, आप किस आवाज पे वोट किया? नहीं, स्वाभाविक रूप से अंतरात्मा की आवाज पे वोट की।
वैसे अंतरात्मा की आवाज ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक जगदीश नारायण राय की भी जागी और उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया। दूसरी तरफ बीएसपी में भी सेंधमारी हुई और बलिया के रसड़ा से बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह ने भी एनडीए के पक्ष में वोट किया। वहीं आरएलडी के सभी विधायकों ने भी एनडीए उम्मीदवार संजय सेठ को वोट दिया। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में वोटिंग क्यों दिलचस्प हो गई, कैसे बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार को उतारकर समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार का खेल बिगाड़ दिया, आइए आपको ये समझा देते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन कुल 11 उम्मीदवार मैदान में थे। इसमें से बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार थे। बीजेपी के 7 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों की जीत तय है, लेकिन असली लड़ाई 10वीं सीट के लिए हुई। बीजेपी को अपना 8वां उम्मीदवार संजय सेठ को जिताने के लिए 9 और विधायकों की कमी थी। ये 9 वोटों की कमी क्रॉस वोटिंग से ही हो सकती थी पूरी, और इसीलिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के विधायकों में सेंधमारी की। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों से संपर्क किया, जिसमें से समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने एनडीए उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में वोट किया। समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने अखिलेश यादव से बगावत की, तो दूसरी तरफ सिराधू से समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल का वोट भी बीजेपी में जाते जाते रह गया। क्योंकि पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से नाराज चल रही हैं। इस मुद्दे पर उनकी फोन पर अखिलेश यादव से कहासुनी भी हुई। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल से गुस्से में बोला कि पार्टी को उनका वोट नहीं चाहिए। हालांकि पल्लवी ने वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को ही दिया। मेरा वचन पीडीए के लिए है, मैं पीडीए हूँ, पीडीए में हूँ। तो पीडीए ये भाजपा वाला है या सपा वाला? पीडीए मेरा वाला है। कैंडिडेट भाजपा का है सपा का? रामजी लाल सुमन जी। हालांकि पल्लवी ने माना कि उनकी अखिलेश यादव से कहासुनी हुई थी। कहा जा रहा है कि फोन पर काफी गर्मा गर्मी हुई है, क्या ये बात सही है? हमेशा ही होती रहती है मेरी। तो हमेशा आपका झगड़ा होता है? मैं झगड़ के ही अपनी बात कहती हूँ। सूत्रों के मुताबिक पल्लवी पटेल के एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं देने की वजह उनकी बहन और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हैं। अनुप्रिया पटेल नहीं चाहती थीं कि पल्लवी पटेल बीजेपी के पाले में आए, शायद इसीलिए पल्लवी की बात नहीं बनी। विधायकों की बगावत से अखिलेश यादव बीजेपी पर आज जमकर भड़के। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों को धमकाकर और दबाव बनाकर ये क्रॉस वोटिंग करवाई गई, ताकि यूपी से राज्यसभा की 8वीं सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर सके। कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी के जिन विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया, उनमें सरकार के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं था। हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए। अखिलेश ने कहा कि चंडीगढ़ चुनाव की तरह बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव की सीटें जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाया। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी का आलाकमान एक्टिव था। यहाँ तक कि सीएम योगी ने खुद बातचीत कर विधायकों पर दबाव बनाया। किसके पास फोन नहीं गया, आप बेहतर जानते होंगे। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री फोन कर रहे हों या बातचीत कर रहे हों या दिल्ली से फोन आ रहा हो, तो किसकी हिम्मत है जो ना कर दे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी बागियों पर निशाना साधा। हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ और कौन अंतरात्मा से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। अब सब कुछ साफ है और यही तीसरी सीट की जीत है। अखिलेश यादव ने अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग करने वाले बयान पर भी तंज कसा। तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। अखिलेश यादव ने कहा कि क्रॉस वोटिंग से समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं और मजबूत होगी। अखिलेश यादव आज बागियों पर जमकर बरसे। उन्होंने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया। अखिलेश ने यह भी कहा कि बागियों को पार्टी से निकाला जाएगा, क्योंकि यही राय पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की है। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अखिलेश ने अंतरात्मा शब्द का एक बार फिर जिक्र कर कहा कि जनता लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जवाब देगी। मैं नहीं जानता हूँ कौन कहाँ गया है। अब जब आप ही कह रहे हो कि सब अंतरात्मा में चल रहा है, तो अंतरात्मा से ही फैसला ले रहे होंगे, लेकिन जनता देख रही है।
साफ है, लोकसभा चुनाव से पहले विधायकों की बगावत ने अखिलेश को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश के मंत्री दया शंकर सिंह ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी में और टूट-फूट होगी। सपा के कितने विधायक आपके साथ? दर्जनों है। दर्जन। बीजेपी का दावा है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के किसी विधायक पर दबाव नहीं बनाया। ये समाजवादी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है। यह जरूर उजागर हो गया कि समाजवादी पार्टी कुनबे में अंतर कलह का स्तर क्या है, और अगर देश और प्रदेश के विकास के लिए किसी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भाजपा प्रत्याशियों को वोट दिया होगा, हम उसका स्वागत करते हैं। बीजेपी भले ही कह रही है कि विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट किया, लेकिन सब जानते हैं कि ये राजनीति है। नफा नुकसान के हिसाब से अंतरात्मा की आवाज उठती है। और इस समय की बड़ी खबर यही है कि अब से कुछ देर बाद राज्यसभा की उन 10 सीटों के नतीजे आ जाएंगे जिन पर इस समय मतदान हुआ और गिनती चल रही है। नीतीश पांडे, जी न्यूज संवाददाता, मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, बताइए क्या अपडेट, कितनी देर में नतीजे आने की उम्मीद रखी जाए? देखिए, अभी तो जो नतीजे हैं 1 से सवा घंटे का वक्त बताया जा रहा है, उसके बाद पूरी तरह से जो तस्वीर है वो साफ हो सकेगी। लेकिन आपको बताऊं कि आज दिन भर की जो गतिविधि आपने दर्शकों को दिखाई और बताई, तो लोगों के अगर जिन लोगों ने वोट डाले उनकी अंतरात्मा से आवाज़ आई और उस अंतरात्मा की आवाज़ ने सपाई खेमे में सेंधमारी कर दी और इस सेंधमारी के बाद सपाई दर्द भी छलक उठा। अब उसके बाद अब अगर बात करें तो अगर कुछ देर पहले जिस तरह से समाजवादी पार्टी की 3 आपत्तियाँ लगाई गई थी, उन आपत्तियों को खारिज करने के बाद फिर से जो मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू कराई जा चुकी है और अब सबको इंतजार है कि जब मतगणना के नतीजे सामने हो तो वो किस रूप में हो। आपको बताएं कि चाहे वो अभय सिंह हो, राकेश सिंह हो, वो सभी लोग भी यहाँ पर फिर से पहुंचे और पहुंचने के साथ उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है जो इस चुनाव में कहीं भी गलत दिखाया जा सके या गलत साबित किया जा सके। और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है अब उसके बाद जब इस पूरे 3 आपत्तियों की जांच हुई तो उसको खारिज किया गया और खारिज करने के बाद फिर से यहाँ पर ठीक है नीतीश, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही नतीजे घोषित होंगे हम फौरन सबसे पहले जी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। अपना दल के विधायक नील रतन पटेल एम्बुलेंस से वोट डालने पहुंचे। वाराणसी की सेवापुरी विधानसभा सीट से अपना दल विधायक नील रतन पटेल ने राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान किया। कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद वो एम्बुलेंस से वोट डालने पहुंचे। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाले समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बागी विधायकों को सत्ता का लालची बताकर उनका विरोध किया। यूपी के जालौन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काल्पी विधायक विनोद चतुर्वेदी का पुतला फूंका। पार्टी नेताओं ने एसपी विधायक पर क्रॉस वोटिंग करके पार्टी को धोखा देने का आरोप लगाया। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई। बीजेपी विधायक एसटी सोमशेखर ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट किया है। हिमाचल प्रदेश की सियासत से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा की एक सीट पर हुए वोटिंग के लिए मतगणना जारी है और इस बीच क्रॉस वोटिंग करने वाले 9 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों के फोन बंद बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों की क्रॉस वोटिंग की आशंका है। हालांकि अभी तक नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और उसके चलते अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उनकी सीट खटाई में पड़ सकती है। बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो जीत सकते हैं। कांग्रेस के 6 विधायकों के फोन बंद हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। 3 निर्दलीय विधायकों से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और इसीलिए कयास ये लगाया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर विधायकों को किडनैप करने और मतगणना अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगा दिया है। सुक्खू ने दावा किया है कि सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस 5-6 विधायकों को लेकर गई है, जिनसे संपर्क करने की कोशिश हो रही है। विधायकों के परिवार वाले भी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन संपर्क हो नहीं पा रहा है। मतगणना अधिकारियों को धमकाने का आरोप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगा दिया है। बीजेपी ने वोटों की गिनती को रोका है, बार-बार रोकी जा रही है गिनती, ये आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो हिमाचल इकाई के जो नेता है उनको कहना चाहूँगा, सब्र रखिए और इतना ज़्यादा लोगों को दबाव में मत डालिए और जो
विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है, वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो लोग गए हैं उनके परिवार के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं। तो आपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सुना। सीआरपीएफ, हरियाणा पुलिस विधायकों को ले गई है। बड़ा आरोप मुख्यमंत्री सुक्खू के द्वारा लगाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। और लेकिन इसी बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। विधायकों को अगवा करने का यह आरोप है। उनका कहना है कि सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस विधायकों को ले गई है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुई क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और कांग्रेस की ओर से जारी व्हिप का उल्लंघन करते हुए बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया। क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर शब्द बाण भी चलाए गए, लेकिन वोटिंग खत्म होने के बाद जो तस्वीर सामने आई उसके मुताबिक कांग्रेस के सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार भुट्टो और इंदर दत्त लखनपाल के नाम सामने आ रहे हैं, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अपने ही विधायकों की इस बगावत ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की चिंता बढ़ा दी है। और जो विधायक व्हिप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं, उनके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज थोड़ी है, वहाँ तो पैसे अंतरात्मा चलती है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस की 40, बीजेपी की 25 और 3 निर्दलीय के पास हैं। इधर कांग्रेस में बगावत की खबर से हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बीजेपी ने तो सरकार के अल्पमत में होने का खुलकर दावा भी ठोक दिया। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ बीजेपी ने हर्ष महाजन को मैदान में उतारा, लेकिन राज्यसभा चुनाव में बदले समीकरण से सुक्खू सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। अगर 9 विधायकों ने कांग्रेस की जगह बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का वोट गणित 34 पहुंच जाएगा। कांग्रेस भी 43 से घटकर 34 पर आ जाएगी, जबकि बहुमत के लिए 35 विधायक चाहिए। इधर बीजेपी सरकार के बहुमत खोने का दावा कर रही है। वहाँ पर देखेंगे क्या हालात बनते, लेकिन मैं देख रहा हूँ धक्के से ही चला रहे हैं, बहुमत सरकार खो चुकी है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में बगावत की वजह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से विधायकों की नाराजगी भी हो सकती है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल राज्यसभा में बराबरी का मुकाबला चल रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार को 34 वोट मिले हैं और कांग्रेस उम्मीदवार को भी 34 वोट मिले हैं। बीजेपी ने 1 वोट की शिकायत दर्ज कराई है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, अब से कुछ देर पहले हमने आपको सुनवाया था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कह रहे हैं कि साहब विधायकों को अगवा कर लिया गया है। समीक्षा राणा, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रही है। समीक्षा, बताइए क्या अपडेट? देखिए, फिलहाल की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की ओर से एक बयान दिया गया है कि जहां हिमाचल प्रदेश से, शिमला से वोटिंग के बाद जो है वो यहां से सीआरपीएफ की गाड़ी हरियाणा सरकार के साथ यहां पर आती है और उन्हें हरियाणा के पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लेकर जाती है। तो बड़ा कार्यप्रणाली पर भी देखिए सवाल जरूर उठना बनते हैं, क्योंकि यहाँ शिमला से सीआरपीएफ की जो गाड़ी है वो यहाँ से रवाना होती है एमएलएज को लेकर। तो कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त को लेकर मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए हैं कि विपक्ष जो है वो खरीद फरोख्त हिमाचल प्रदेश देवभूमि जैसी जगहों पर करने का प्रयास कर रहा है, जैसे अन्य स्टेट्स में जो है वो कर चुके हैं। तो देखिए आरोप जो है वो लग रहे हैं और हालांकि सुबह से ही उन एमएलए से कांटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और मुख्यमंत्री ने एक बात जरूर यहाँ पर जिक्र किया है कि उनके जो घर वाले हैं उनसे संपर्क में हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी जो एमएलएज हैं वो बातचीत अपने घर वालों से भी नहीं कर रहे हैं, तो अपने परिवारों से भी वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री की ओर से एक बड़ा बयान अभी की अगर बात करें तो सामने आता है कि पंचकुला उन सभी विधायकों को ले जाया गया है। 34 वोट आरोप दोनों कांग्रेस के कैंडिडेट को भी 34 और बीजेपी के कैंडिडेट को भी 34। अब कैसे समझा जाए, अब आगे क्या? देखिए इलेक्शन कमीशन के पास जो है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर 5 बजे से करीब 10 मिनट पहले जो है वो एक अपनी जो वो है वो अपनी एक वो दायर कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उन्होंने ऐतराज़ जताया है कि जो हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी के विधायक हैं बलबीर जो बबलू हैं सुदर्शन बबलू हैं, वो जो है उन्हें पंजाब से जो है वो उन्हें सरकारी संपत्ति के साथ यहाँ पर लाया जाता है, जिसको लेकर उन्होंने ऐतराज़ किया है और
अपनी कंप्लेन भी फाइल की है और अब उस कंप्लेन फाइल को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ था। दोनों अब टाई होते हुए नजर आ रहे हैं। जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक बड़े क्यास सुबह से लगाए जा रहे थे, अटकलें लगाए जा रहे थे, मुख्यमंत्री के इस बयान से स्पष्ट हो जाता है कि वो क्रॉस वोटिंग हुई है और उन विधायकों को ले जाया गया है। हालांकि अपनी मनमर्जी से वो विधायक जैसे कोई अपडेट होगा, जैसे ही नतीजे घोषित होंगे, फौरन हम अपने दर्शकों तक, सबसे पहले जी न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और फिलहाल का स्टेटस यही है कि बीजेपी उम्मीदवार को 34 वोट और कांग्रेस उम्मीदवार को भी 34 वोट, ऐसे सूत्रों के हवाले से हमें पता लग रहा है। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वां सम्मन भेजा है। कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने केजरीवाल को 8वां समन भेजकर 4 मार्च को पेश होने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के लिए एक एंथम जारी किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस वीडियो को शेयर कर युवाओं से मतदान करने की अपील की है। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ का बजट पेश किया है। इस बार के बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकार ने 15,376 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क को बुधवार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लंबी बीमारी के बाद आज सुबह उनका निधन हो गया। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली हिंसा के आरोपी शाहजहां शेख के मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी वार पलटवार जारी है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी शाहजहां शेख को छिपा रही है, तो वहीं टीएमसी कह रही है कि शाहजहां शेख को 1 हफ्ते में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके पास तृणमूल कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की सरकार के ऐसे कौन से राज हैं जिन राजों के खुलने का डर ममता बनर्जी की सरकार को सता रहा है। कोर्ट बोला है स्टेट पुलिस कैन अरेस्ट शाहजहां, सो वी आर कॉन्फिडेंट, हम लोगों का पूरा फेथ है पुलिस के ऊपर। 7 दिन के अंदर शेख शाहजहां अरेस्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के 2 दिनों के दौरे पर पहले दिन केरल पहुंचे, जहां उन्होंने इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में मिशन गगनयान के लिए चुने गए एयरफोर्स के 4 पायलट्स से पर्दा उठाया। साथ ही गगनयान मिशन के तहत स्पेस में जाने वाले देश के 4 अंतरिक्ष यात्रियों यानी व्योमनॉट का देश से परिचय कराया। जिसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर सुभांशु शुक्ला शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें अंतरिक्ष पंख देकर सम्मानित किया। साथ ही पीएम मोदी ने इस मिशन के लिए शुभकामनाएं दी। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। गगनयान के इन 4 यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। चारों भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं, जिनकी बेंगलुरु के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में ट्रेनिंग चल रही है। इससे पहले चारों पायलट्स ने रूस में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। इन्हें मॉस्को स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में एस्ट्रोनॉट्स बनने का प्रशिक्षण दिया गया था। देश का सबसे महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन 2025 में लॉन्च होगा, जिसका मकसद इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने और उनकी सुरक्षित धरती पर वापसी कराना है। साथ ही गगनयान मिशन के लिए इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर उपकरण भारत में बने हैं, जो देश के स्पेस सेक्टर के लिए काफी अहम है। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के युवाओं में स्पेस से जुड़े अध्ययन का क्रेज बढ़ रहा है। हर घर में कागज के हवाई जहाज उड़ाने वाला जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, वो बड़ा होकर आप जैसा इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन गगनयान सिर्फ तकनीकी छलांग नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति का एक प्रमाण होगा।
तो चलिए अब आपको आसान शब्दों में बताते हैं, समझाते हैं कि मिशन गगनयान क्या है और भारत के लिए कितना जरूरी है। सबसे पहले तो जो 4 भारतीय अंतरिक्ष में जाएंगे उनके नाम एक बार फिर आपको बता देते हैं। भारत ने इन्हें एस्ट्रोनॉट की जगह व्योमनॉट्स का नाम दिया है। भारत के चारों व्योमनॉट्स के नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। मिशन गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, यानी इसके तहत इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो से मिली जानकारी के मुताबिक जिन 4 व्योमनॉट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है उनमें से 3 को ही अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इन व्योमनॉट्स को भारत में इसरो के सेंटर के अलावा रूस के स्पेस सेंटर पर भी विशेष ट्रेनिंग दी गई है। पूरी तैयारी के बाद तीनों अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान को पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर कक्षा में पहुंचाया जाएगा और फिर पहले से निर्धारित जगह पर इनको सुरक्षित उतार लिया जाएगा। अंतरिक्ष में जाने और वहां से लौटने का ये मिशन 3 दिनों का होगा। मिशन गगनयान इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है। इसरो के मुताबिक मिशन गगनयान की कुल लागत 9,023 करोड़ रुपए है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मिशन गगनयान से भारत को क्या हासिल होगा। इस मिशन के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा जो अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की क्षमता रखते हैं। यह मिशन अंतरिक्ष में रिसर्च और प्रयोग के नए रास्ते खोलेगा, जिससे सोलर सिस्टम के कई अनसुलझे रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी। भारत 2036 तक अपनी स्पेस सेंटर स्थापित करना चाहता है और उस दिशा में भी ये मिशन बुनियादी कदम माना जा रहा है। इस मिशन की सफलता से भविष्य में चंद्रमा तक मानव मिशन भेजने का रास्ता खुलेगा। साथ ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष में निगरानी और रिसर्च के नए रास्ते भी खुलेंगे। मंगल, चांद और सूर्य के बाद अब इसरो की नजर शुक्र ग्रह पर है, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिक तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से साल 2035 तक इसे साकार करने का दावा किया है। इस मिशन के तहत इसरो शुक्रयान को अंतरिक्ष में भेजकर शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा। साथ ही भारत अंतरिक्ष में अपना पहला स्पेस स्टेशन भी स्थापित करेगा। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। प्राकृतिक घटनाओं की समझ, ज्वालामुखी विस्फोट की जानकारी और रोशनी से होने वाले प्रदूषण के बारे में पता चलेगा। देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने के लिए अब आपको उतनी जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी जितनी 2 महीने पहले करनी पड़ती थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 22% तक सस्ते हो गए हैं। बीते 2 से 3 महीनों में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनियों ने कीमतों में 20 से 25 हजार रुपए तक की कटौती की है। इस कटौती की मुख्य वजह है इलेक्ट्रिक दोपहिया को लोगों की पहुंच में लाकर उनकी बिक्री बढ़ाना। कीमतों में कमी की एक वजह बैटरी भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की कीमत में 40% से ज्यादा लागत बैटरी की होती है और बीते 4-5 महीनों में चाइनीज बैटरी की कीमत में 40 से 50% की कमी आई है। लिहाजा इलेक्ट्रिक दोपहिया की कीमतें भी कम हुई हैं। साथ ही लिथियम आयन बैटरी के विकल्प भी तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में लिथियम आयन बैटरी भी सस्ती हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2 से 3 सालों में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की कीमत पेट्रोल दोपहिया वाहनों के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इनका प्रोडक्शन अब तेजी से बढ़ रहा है। भारत के लिए 16 टेस्ट खेलने वाले क्रिकेटर हनुमा विहारी को रणजी ट्रॉफी में आंध्र प्रदेश की कप्तानी छोड़नी पड़ी। हनुमा विहारी ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि वो अब आंध्र प्रदेश के लिए नहीं खेलेंगे, क्योंकि वहां उनका अपमान हुआ है। क्रिकेटर हनुमा विहारी ने आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक दबाव की वजह से उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। रणजी ट्रॉफी में वो आंध्र की टीम की कप्तानी कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि वो टीम के 17वें खिलाड़ी पर चिल्लाए थे, जिसके पिता एक राजनेता हैं। हनुमा विहारी ने राज्य क्रिकेट संघ पर उन्हें शोषित करने का आरोप लगाया और कहा कि नेता के दबाव में आकर उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया कि वो अब कभी आंध्र प्रदेश की तरफ से नहीं खेलेंगे। हनुमा विहारी को रणजी ट्रॉफी 2023-24 सीजन के पहले मैच के बाद ही हटा दिया गया था। उन्होंने टीम के क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर होने के बाद इस पूरे वाकये का खुलासा किया। क्रिकेटर हनुमा विहारी की सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ ये विवाद तब और बढ़ गया जब दोनों तरफ से चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच खिलाड़ियों ने भी उनके समर्थन में दस्तखत किए और ये 15 खिलाड़ी थे, जिस पर आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन को बयान जारी करना पड़ा। हनुमा विहारी ने एक चिट्ठी पोस्ट की जिस पर टीम के 15 खिलाड़ियों के साइन थे।
उसमें लिखा था कि हनुमा विहारी ने उस खिलाड़ी पर गुस्सा नहीं दिखाया था। ये दुखद है कि टीम के एक खिलाड़ी ने इसे निजी तौर पर ले लिया। इस दौरान हम और टीम का स्पोर्ट्स स्टाफ भी वहां मौजूद था। हम चाहते हैं कि हनुमा विहारी कप्तान बने रहें, वो हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहते हैं। इस चिट्ठी के बाद आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने बयान जारी कर आरोप लगाए कि हनुमा विहारी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे। उनके दुर्व्यवहार को लेकर कई शिकायतें मिली। इतना ही नहीं, उन पर गुटबाजी के भी आरोप हैं। राज्य क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा कि हनुमा विहारी पर लगे सभी आरोपों की जाँच की जाएगी। हनुमा विहारी के विवाद के बाद अब आंध्र प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर क्रिकेट में दखल के आरोप लग रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला आंध्र प्रदेश की रणजी टीम के विकेटकीपर कुंत्रपकम पृथ्वीराज से जुड़ा है। विकेटकीपर कुंत्रपकम पृथ्वीराज के पिता कुंत्रपकम नरसिम्हा वाईएसआर कांग्रेस के नेता हैं और आंध्र प्रदेश के तिरुपति के वार्ड पार्षद भी हैं। आरोप है कि रणजी मैच के दौरान हनुमा विहारी विकेटकीपर कुंत्रपकम पृथ्वीराज पर चिल्लाए, जिससे आहत होकर पृथ्वीराज ने अपने पिता से शिकायत की। इसके बाद उनके पिता ने कथित तौर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन को विहारी से कप्तानी छीनने के लिए तैयार किया। इसके बाद अब टीडीपी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर क्रिकेट में हस्तक्षेप के आरोप लगा रही है। और अब मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूं और मैं बताना चाहती हूं कि जी न्यूज मैट्रिक्स का ओपिनियन पोल कल हम आपके लिए लेकर आएंगे और इसे आप जी न्यूज पर देख सकते हैं। ये पोल गठबंधन के बाद का पहला ओपिनियन पोल होगा जब एनडीए के साथ नए साथी जुड़ चुके हैं और इंडिया गठबंधन में भी कई राज्यों में सीटों का बंटवारा तय हो चुका है। जबकि आज राज्यसभा की 15 सीटों ने भी किसी का गणित बना दिया तो किसी का आंकड़ा घटा दिया है। ऐसे में ये सर्वे क्यों अहम है, ये समझिए। और हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों को राज्यसभा के चुनाव के दौरान जोरों का झटका और जोर से लगा है। क्रॉस वोटिंग के चलते साइकिल की हवा निकली तो कांग्रेस को हाथ मलना पड़ा, जबकि इससे पहले एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू, यूपी में जयंत चौधरी की आरएलडी और तमिलनाडु में तमिल मनीला कांग्रेस एनडीए में शामिल हो चुके हैं। वहीं कई दूसरी पार्टियां भी एनडीए से जुड़ने की कतार में हैं। तो वहीं इंडिया में सीट बंटवारे पर कई राज्यों में गुड़ा भाग चल रहा है।